नमस्कार दोस्तों। दर्शन चौपाल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। काफी लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो पा रही है। वो लंबा समय किसी कारणवश मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया। विभिन्न परिस्थितियां ऐसी बन चुकी थी। 22 अप्रैल की घटना पूरे देश को अत्यंत दुखद महसूस कराया। जिस घटना में पूरा देश पूरा गहमा हुआ है, परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, लोगों के मन में क्रोध है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को अपने आप से अपने आप को एक सही मार्ग पर ले जाना तथा उग्र ना होकर स्थिति को परखना, स्थिति का मूल कारण क्या है इसे समझना, एक अच्छे नागरिक के दायित्व निभाना, इन सब विषयों को जानना बहुत जरूरी है। और एक अच्छे नागरिक होने का दायित्व यह भी होता है कि अगर आप समझदार हैं, समझते हैं चीजों को, सबसे पहले आप अपना और अपने परिवेश का, अपने समाज का और उसके बाद देश का, इन सबके हितों के बारे में आप सोचेंगे। तो जो घटना 22 अप्रैल की है, बड़ी दुखद घटना है। इस घटना के पीछे मूल बिंदु क्या है, मूल स्थिति क्या हुई होगी, हम उन पर आज बात करना चाहेंगे। उन तथ्यों को, जिन तथ्यों से आज देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है, या लोगों के मन में क्रोध है। क्रोध होना जरूरी है क्योंकि 27 निर्दोष लोगों की हत्या, वो भी निर्मम हत्या कर देना, ये क्षम्य नहीं है। अगर 27 लोगों की हत्या के बावजूद भी हमारे देश में किसी भी प्रकार की अराजकता का माहौल नहीं है, शांति है, तो हम मानते हैं कि हमारा देश एक सभ्य समाज और एक सम समाज का स्थिति बनी हुई है। देश के अंदर विभिन्न पार्टियां, सभी पार्टियों का एक मत बना हुआ है, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो, चाहे वो वर्तमान सरकार हो, सभी का एक मत है। कारण स्पष्ट होना चाहिए। एकदम भयावह की स्थिति जो बनती चली जा रही है देश में, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, दरअसल इसके पीछे की मूल अवधारणा क्या रही होगी, इस पर विचार करेंगे। देखिए, देश की जब बात करते हैं, किसी भी देश की, 1980 के दशक से भारत के कश्मीर में जो एलओसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर विवादित बना रहता था। कश्मीर का अपना एक अलग संविधान हुआ करता था, उसकी अलग अवधारणा हुआ करती थी कि कोई भी हिंदू वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता है, पर्यटक वहां जा नहीं सकते हैं। अराजकता माहौल बना हुआ था वहां पर। 2019 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा या तत्कालीन सत्ता द्वारा 370 जैसे विषयों पर बात की गई, 35A और 3 शब्द को वहां पर हटाया गया ताकि पूरे भारत में एक जैसा कानून लागू हो सके। 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर के परिणामों को देखा गया। वहां पर 2-3 वर्षों तक कोई भी अराजकता माहौल नहीं बना। परिस्थितियां देश के हित में थी, अनुकूलन थी। जो आतंकवादियों द्वारा 27 लोगों की निर्मम हत्या की गई, इसके पीछे वजह किसकी हो सकती है? क्या कश्मीरी मुसलमानों की वजह हो सकती है? क्या पाकिस्तान की विषय बात हो सकती है? पाकिस्तान में भी 3 कंडीशंस होती है। पाकिस्तान देश में जनता अलग अपना मत रखती है, वहां की जो गवर्नमेंट है वो अपना अलग मत रखती है, और वहां की जो आर्मी है वो अपना अलग मत रखती है। क्योंकि भारत की जो आर्मी है वो सिविल कंडक्ट में आती है, जबकि पाकिस्तान की जो आर्मी है या बांग्लादेश की जो आर्मी है वो सिविल कंडक्ट से ऊपर काम करती है। जनता के हित के लिए उन्हें महत्व नहीं है, उन्हें अपना वर्चस्व कायम कर पाना ये महत्व है, जबकि भारत में सिविल कंडक्ट पे काम करती है। या घटना होने के बाद में देश के अंदर विभिन्न लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि
कि आतंकवादियों द्वारा मुस्लिम या हिंदू, या तो मुसलमान हो या तो हिंदू हो, मुसलमान हो तो छोड़ दिया और हिंदू हो तो गोली मार दी, जिससे कि संपूर्ण भारत में एक गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। आपस में एक दूसरों को ये लग रहा है कि अगर पास में कोई मुसलमान व्यक्ति खड़ा है, ऐसा लग रहा है उसके साथ अभी कोई ऐसी घटना करते हैं जिससे कि बदला लिया जा सके। इन तथ्यों को समझना पड़ेगा कि इसके पीछे जो रीजन है, जो कारण हुआ होगा, कि इसमें बेनिफिट किसको है, क्या फायदा हो सकता है। क्या कश्मीरी मुसलमानों को ये फायदा हो सकता है? अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं तो आप जो चीज जब भी कोई बात करेंगे तो तथ्यों के आधारों पर बात करेंगे, जो तथ्य दिए गए हैं उन पर बात करेंगे, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। 2019 से पहले कश्मीर के हिस्सों में, क्योंकि कश्मीर एक पर्यटन स्थल है और पर्यटन स्थल पर ज्यादातर पर्यटक जाने के बाद की जो आय का स्रोत है वो पर्यटन ही है। पर्यटन जितना ज्यादा है, टूरिज्म जितना ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा उतनी ज्यादा होगा। तो 2019 के बाद देखा गया कि पहले 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे पर्यटक पर्यटन पर घूमने जाते थे, लेकिन 2019 के बाद इसमें बढ़ोतरी देखी गई और बढ़ोतरी अधिकतम मात्रा में देखी गई। जैसे 2.5 करोड़, 3 करोड़ भारतीय लोग टूरिज्म के तौर पर पर्यटन स्थलों पर घूमने गए। तो जब वहां पर घूमने जाते हैं तो क्या लगता है कि वहां के कश्मीरी मुसलमान हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, क्योंकि उनके आय का जो स्रोत है वो तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ गया। तो जब सही मात्रा में या सही मायने से रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा तो हम अराजक तत्वों की तरफ क्यों जाएंगे? और जब व्यक्ति खाली बैठा होता है तो वो आतंकवाद की तरफ या आतंकवाद से मिलकर उन्हें भारत के अंदर प्रवेश कराना, इन सब विषयों पर सोचता है। लेकिन जब उसे सही मात्रा में, समय से सारी चीजें उसके अनुकूलन में है, तो वो ऐसी स्थिति में पर्यटन स्थल को या पर्यटकों को सावधानी पूर्वक वहां पर रखेंगे भी, कार्य भी करेंगे। तो कश्मीरी मुसलमानों का तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इनके द्वारा कोई ऐसी घटना करवाई गई हो। हाँ, फिलहाल सभी मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सभी में से कुछ बिना स्थानीय लोगों के इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। अब दूसरी बात आती है कि क्या पाकिस्तान को इससे कोई लाभ हो सकता है, या पाकिस्तान की जनता को लाभ हो सकता है, या पाकिस्तान की सरकार को या पाकिस्तान आर्मी को लाभ हो सकता है। तो पाकिस्तान की जनता को इसमें लाभ होने का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। पाकिस्तान की जो आर्मी है, क्योंकि वो सिविल ऑफ कंडक्ट के ऊपर काम करती है, जब देश में उसे लगता है कि आर्मी का जो अस्तित्व है वो कम होता जा रहा है, उस स्थिति में कोई भी देश को वो परिस्थितियां विपरीत बना देता है, जिससे आर्मी वहां की स्थितियों को अपने हिसाब से हैंडल करे, ताकि वहां की जो जनता के मन में जो विचार आते हैं उन्हें लगना चाहिए कि आर्मी है जो वो हमारे लिए काम कर रही है। वहां के जो आर्मी चीफ कमांडर हैं वो आईएसआई के प्रमुख चीफ रहे थे, और आईएसआई सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को संरक्षण देती है। तब जब उन्होंने देश के अंदर अराजकता माहौल बनाने की कोशिश की है, अराजकता माहौल बनेगा नहीं, उन्हें लगेगा नहीं कि इस तरह की अगर अवधारणा हमने नहीं बनाई तो आर्मी का अस्तित्व वहां पर खत्म हो जाएगा। जो अमन और चैन कश्मीर की वादियों में दिखाई देता था, कश्मीर की वह बेशल घाटी में पहलगाम स्विट्जरलैंड से कम नहीं था, तो इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते थे। अधिक मात्रा में पर्यटन जाते थे, पर्यटन घूमने के लिए पर्यटक आते थे। ऐसी स्थिति में वहां की जो इकोनॉमी थी वो एक दूरगामी परिणाम देती है। अब ये तो सबको पता है कि युद्ध की स्थिति अगर बनती है तो युद्ध में क्या लगता है कि लाभ होगा, हानि होगी, या सबको मार दो, पाकिस्तान हटा दो। अगर पाकिस्तान को मिटा भी दिया जाए तो पाकिस्तान की जनता कहां भागेगी? भारत में भागेगी। भारत में और परिस्थितियां बिगड़ेगी। स्थिति कैसी भी हो, अराजकता का माहौल नहीं बनना चाहिए। जो कैबिनेट मंत्रियों द्वारा या मंत्रिमंडल द्वारा
23 और 24 अप्रैल को निर्णय लिया गया है, जिसमें सिंधु जल समझौता या भारत में जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उनके वीजा उनको निरस्त करना और तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान वापस करना, इन सब विषयों पर जो निर्णय लिए गए हैं, जिसका समर्थन तत्कालीन गवर्नमेंट या विपक्षी दलों द्वारा सहमति जताई गई हो, ऐसे देश में अमन और शांति हो जाना, इससे प्रतीत होता है कि भारत में समानता, सहिष्णुता, सद्भावना बहुत हद तक व्यक्तियों में देखे जाते हैं या दिख रहे हैं। आशा यही करते हैं कि आप सब लोग अपने परिवारों को या परिवार के लोगों को इस विषय पर जरूर चर्चा करें। किसी भी तरीके की जो विचारधारा में ये सोचा है कि भारत का मुसलमान होना, पाकिस्तान होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। पाकिस्तान की जो विचारधारा है वो मुसलमानों के प्रति सद्भावना पूर्वक नहीं है, और यहां का जो मुसलमान है वो अपनी एक विचारधारा अलग है, उसकी विचारधारा अलग है, वो भारत के हित के लिए काम करता है। मैं सभी मुसलमानों की बात भी नहीं कर रहा हूं कि सभी मुसलमान सही हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में देखा गया है कि मुसलमान भारत देश के हित के लिए काम करता है। आतंकवाद, जो आतंकवादी आए उनका मूल कारण यही हो सकता है कि भारत में जो स्थिति उन्होंने कश्मीर में बनाई है, या जो कश्मीर में उनका भय पहले बना हुआ था, उस भय को कायम करना उनका मकसद है कि भारत सरकार की या भारत सरकार द्वारा यहाँ के टूरिज्म पैलेसों को या जितने भी टूरिज्म प्लेस हैं इनको सबको बंद कर दिया जाए। उससे क्या होगा कि कश्मीर जैसा पहले था 2019 से पहले, ऐसा फिर बन जाएगा, और उसमें जो फायदा होगा वो पाकिस्तान आर्मी को होगा, क्योंकि उन्हें अधिकतम मात्रा में बेरोजगार व्यक्तियों को लाने में किसी भी प्रकार की असहजता महसूस नहीं होगी। कम पैसों में 15-15, 16 साल के बच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि जब टूरिज्म प्लेस खत्म हो जाएगा तो वहां जो इकोनॉमी का जरिया है वो बंद हो जाएगा। और पाकिस्तान तो ये चाह रहा है कि कश्मीर के अंदर इकोनॉमी रुक जाए, ताकि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो हमसे आके मिले और पाकिस्तान का हिस्सा बने, आईएसआई के लिए काम करें। भारत में दोबारा से अमन और शांति जो 2019 के बाद तत्कालीन गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है वो भंग कर सके। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए तो वो तो उनके लिए गोल्डन टाइम होगा। उन्होंने कहा और हमने मान लिया, तो तत्कालीन गवर्नमेंट या तत्कालीन सरकार द्वारा लिए गए निर्णय बहुत अच्छे हैं। युद्ध की स्थिति जब तक रोका जाए रोको, अगर रोकने की स्थिति में बन पाता है, और जहां स्वाभिमान, आत्मसम्मान जब लगे कि पूरी तरीके से ध्वस्त होने वाला है, वहां फिर युद्ध को रोकना भी गलत होगा। एक हिंदी में बहुत बड़े शायर हुए हैं, उन्होंने एक कविता भी कही है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू भी राणा का है वंशज और फेंक जहां तक फाला जाए, और भारत छपा हो जिसमें सिक्का वही उछाला जाए, और पड़ोसी को तो शीशे में उतारा जाए। तो ये पाकिस्तान के लिए वो जो शब्द प्रयोग किए गए थे उस पर सरकार को काम करना चाहिए। जो स्थिति सरकार ने निर्णय लेके बनाई है, जैसे सिंधु जल समझौते को, ये दूरगामी परिणाम है, अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। अन्य देशों के साथ भी हमारे बहुत अच्छे जो रिश्ते हैं वो बने हैं। इस पर अन्य देशों की सहमति भी मिली है। दिनों में, आने वाले 3 या 6 महीनों में हमें देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान का एक और हिस्सा बलूचिस्तान या सिंध प्रांत हो सकता है शायद अलग हो जाए। जिस तरह के परिणाम पाकिस्तान ने बनाए हैं उसका स्वयं जिम्मेदार होगा। कहते हैं कि अगर कांटे बोओगे तो फूल नहीं मिलेंगे। तो पाकिस्तान के द्वारा जो पाकिस्तान ने अपना जो काम किया उसका परिणाम पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन मैं सभी से, पूरे भारतवर्ष से अपील करता हूं
विनम्र निवेदन है कि भारत में जो जातीय हिंसा या धर्म को लेकर हम भड़क जाते हैं कि मुसलमान गलत हैं, हिंदू गलत है, ये नहीं करना है। आतंकवाद ना तो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। आतंकवाद जाति नहीं देखता है। जाति पूछकर भड़काना या जाति पूछकर मारना, इसका एक ही इंटेंशन हो सकता है कि कश्मीर जैसे मुद्दे को या कश्मीर में जो शांति है उसको भंग करके दोबारा से टूरिज्म प्लेस को बंद कर देना, ताकि आय का जो स्रोत है वो खत्म हो जाए और यहाँ की युवा पीढ़ी हमारे साथ आईएसआई के साथ काम करे। ये उनका एक मुद्दा हो सकता है। जबकि जामा मस्जिद के इमाम साहब ने खुद आतंकवादी के या आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा निकाला है। लखनऊ की बड़ा इमाम बाड़ा के जो इमाम साहब हैं उन्होंने इस पर काम किया है, मोर्चा निकाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां, इस समय राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये तो देश के हित के लिए बात करेंगे, काम करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि भारत एक सांप्रदायिक देश है, विभिन्न जाति धर्म के लोग यहां रहते हैं। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है, जो इस वीडियो को देखें वो इस बात को जरूर समझें, महसूस करें कि क्या कारण रहा होगा या किसका ये हाथ है, इस घटना के पीछे किन किन व्यक्तियों का हाथ हो सकता है, या अपने पास रह रहे मुसलमानों के प्रति एक गलत अवधारणा बना लेना। इन सबको सोच विचार कर काम करें। देश हमारा है, हम यहाँ के नागरिक हैं, हम सबका देश है और हम सब इसके हित के लिए काम करेंगे। और ऐसी आशा और अपेक्षाओं के साथ हम भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जब भी देश के अंदर ऐसी कोई अराजक तत्व आ जाते हैं, उन सबको देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर समर्थन करेंगी। इसी के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो बात कही गई है इसमें अगर किसी को आपत्ति या बुरा लगा हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। केवल इस बात पर विचार जरूर करें कि क्या ऐसा हुआ होगा, इसका कारण क्या है, और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया है इसके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान फिर हमारे घुटनों में आके बैठेगा। सभी को एक बार फिर धन्यवाद, नमस्कार।